वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण में होगा 3D तकनीक का इस्तेमाल। कानपुर और लखनऊ के बीच बनने वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण में पहली बार 3D इंजीनियर तकनीक के मॉडल का प्रयोग होगा। इसमें जीरो एरर पर एक्सप्रेसवे की सड़क सतह तैयार होगी। ये सतह ऐसी होगी जिस पर वाहन कितनी भी स्पीड में चले उसमें रखे गिलास से पानी तक नहीं झलकेगा। पूरी सड़क जीरो वाटर लेवल का मानक लेकर बनाई जाएगी। 3D मॉडल के तहत सड़क के निर्माण में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के बाद किनारों के 90 डिग्री पर कटिंग पर कंप्यूटर से मशीनों को दिशा निर्देश मिलेंगे। ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा देगी यूपी सरकार। सीएम योगी ने अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया। सरकार ने कहा कि प्रभावित किसानों को उनकी फसल का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित किए जाए। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को यूपी में नई नीति। मतदान से 10 दिन पहले सभी का होगा टीकाकरण। कोरोना की तीसरी लहर के बीच यूपी की योगी सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए नई नीति तैयार की। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सभी को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। नई नीति के अनुसार मतदान तिथि के 10 दिन पहले तक संबंधित जिले में सभी का टीकाकरण कर दिया जाएगा। घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जिस जिले में पहले मतदान होना है वहां अतिरिक्त वैक्सीनेशन सेंटर और वैक्सीनेटर लगाए जाएंगे। सोमवार को टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए टीकाकरण कार्य को और तेज करने की जरूरत है। सीएम योगी का आदेश। एक समय में 50% ज्यादा लोग न रहें ऑफिस में। पॉजिटिव होने पर वेतन के साथ 7 दिन का अवकाश। यूपी में बढ़ते कोरोना के बीच सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी व निजी कार्यालयों में एक समय में 50% लोगों की उपस्थिति व्यवस्था लागू की जाए। इसके साथ ही प्राइवेट क्षेत्र के कार्यालयों में काम करने वाला कोई कर्मचारी यदि कोविड पॉजिटिव होता है तो उसे भी न्यूनतम 7 दिनों का वेतन सहित अवकाश दिया जाए। सभी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रूप से हो। बिना स्क्रीनिंग किसी को प्रवेश न दें। पेंशन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। डेली वेज कर्मियों को मिलेगी पुरानी पेंशन। यूपी के दैनिक वेतनभोगी के लिए बड़ी खबर है। डेली वेज कर्मियों को पुरानी पेंशन मिलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की पेंशन को बहाल कर दिया। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति अगर नई पेंशन योजना लागू होने से पहले हुई है तो वो पुरानी पेंशन पाने का हकदार होगा, भले ही उनका नियमितीकरण नई पेंशन योजना आने के बाद क्यों न हुआ हो। इस फैसले के बाद यूपी सरकार के तमाम विभागों में काम कर रहे डेली वेज कर्मियों को पेंशन मिलने लगेगी। 25,000 केंद्रीय बलों को चुनाव ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा यूपी। इन मतदान केंद्रों पर सैटेलाइट फोन का होगा इस्तेमाल। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि राज्य में 29,138 मतदेय स्थल संवेदनशील है। प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 225 कंपनी अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लगभग 25,000 कर्मियों को तैनात करने का आदेश दिया है। 150 कंपनी बल 10 जनवरी से तैनात हो गया। बाकी 75 कंपनी बल 20 जनवरी को प्रदेश में पहुंचेगा। यूपी विधानसभा चुनाव में सुरक्षा के चलते इंडो नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश। डीआईजी गोरखपुर परिक्षेत्र जे रविंद्र गौड़ ने विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण परिवेश में सकुशल संपन्न कराने के लिए भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए बॉर्डर क्षेत्र में नियमित पेट्रोलिंग, कॉबिंग करने को कहा। सोमवार को महाराजगंज में पुलिस अफसरों के साथ बैठक कर डीआईजी ने आगामी विधानसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की समीक्षा की। स्कूल पर मंडराया कोरोना का साया। इस राज्य ने 12वीं कक्षा तक के स्कूल 30 जनवरी तक किए बंद। पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ और नोएडा में तो 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। आलम यह है कि कई कंपनीज ने अपने कर्मचारियों को दोबारा वर्क फ्रॉम होम के लिए बोल दिया। प्रदेश में पहले से ही 16 जनवरी तक स्कूल बंद हैं। वहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्कूल को ऑनलाइन पढ़ाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद सभी स्कूल इसकी तैयारी में जुट गए हैं। ई श्रम कार्ड बना है तो नहीं पड़ेगा आचार संहिता का असर। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले उत्तर प्रदेश के कामगारों के लिए खुशखबरी है। यूपी में आदर्श आचार संहिता लगाने के बावजूद उन्हें उनके काम के पैसे मिलेंगे। अगर श्रमिकों के मन में इस तरह की कोई भी गलतफहमी है तो ये भ्रांति ये खबर दूर कर देगी। चुनाव आयोग की अधिसूचना के बाद नए प्रोजेक्ट पर तो अब काम शुरू नहीं होंगे, लेकिन पहले से चलने वाले विकास के कामकाज में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। जो भी योजनाएं पहले से चल रही हैं उनका लाभ ई श्रम कार्ड धारकों को मिलता रहेगा।
यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा झटका। राहुल गांधी के इस करीबी इमरान मसूद ने छोड़ी पार्टी, सपा ज्वाइन करने का किया ऐलान। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वेस्ट यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका मिला। राहुल गांधी के करीबी व राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर सपा की साइकिल पर सवार होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक में सपा ज्वाइन करने का ऐलान किया। इमरान मसूद को सहारनपुर की नहीं, वेस्ट यूपी का कद्दावर नेता माना जाता है। पिछले काफी समय से उनके कांग्रेस को छोड़ने की चर्चा थी, जिस पर सोमवार को इमरान मसूद ने मोहर लगा दी। काशी विश्वनाथ धाम में काम करने वालों को ठंड में नंगे पांव नहीं करनी पड़ेगी ड्यूटी। पीएम मोदी ने भेजे खास जूते। काशी विश्वनाथ धाम में काम करने वालों को अब कड़कड़ाती ठंड में नंगे पांव काम नहीं करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम में काम करने वाले के लिए जूट के जूते भेजे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को ये पता चला था कि काशी विश्वनाथ में पुजारी, सुरक्षाकर्मी और मंदिर की साफ सफाई में जुटे कर्मचारी ठंड में नंगे पैर काम करते हैं, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। पीएम मोदी काशी विश्वनाथ धाम और वाराणसी के विकास कार्यों से गहराई से जुड़े हैं और हर चीज पर करीब से नजर रखते हैं। टिकैत बोले मोदी बीच में हटेंगे, बनेंगे राष्ट्रपति। योगी पीएम बनेंगे, प्रदेश कोई और देखेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत बीते एक साल में किसानों के नेता के रूप में उभर कर सामने आए। तीनों कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन और उनकी वापसी तक राकेश टिकैत लगातार सुर्खियों में बने रहे। वहीं इस बीच सोमवार को एक कार्यक्रम में यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राकेश टिकैत ने मुखर रूप से अपना पक्ष रखा। कहा कि अरे उन्हें प्रधानमंत्री बन जाने दो, ये प्रधानमंत्री बीच में हटेंगे, ये बन जाएंगे राष्ट्रपति। योगी जी बन जाएंगे प्रधानमंत्री, प्रदेश अपना खाली हो जाएगा, यहाँ कोई और देखेगा। प्रियंका गांधी का दावा, यूपी में सबसे अच्छी स्थिति में है कांग्रेस, नई तरह की राजनीति को मिल रहा समर्थन। कांग्रेस के महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में नई तरह की राजनीति कर वहां जनता के समक्ष मौजूद चुनौतियों से निपटने की तैयारी कर रही हैं और उनकी पार्टी मौजूदा समय में प्रदेश में सबसे अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में नई तरह की राजनीति कर नई तरह से राजनीतिक जमीन तलाशने और नई चुनौतियों का सामना मजबूती से कर रही है। पार्टी का जनाधार भी तेजी से बढ़ रहा है। मायावती की चुप्पी से बीएसपी के वोटर तलाशेंगे नया ठिकाना, हाथी की सुस्त चाल का किसे मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी दल प्रत्याशियों की सूची तैयार करने में जुटे हैं और अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस बीच एक आम वोटर से लेकर सियासी पंडितों तक एक सवाल जिसका जवाब हर कोई तलाश रहा है, वो है चुनावी अखाड़े से बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती का दूर रहना। यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बहन जी की चुप्पी पर हैरानी के बीच कोरोना की वजह से चुनाव आयोग की ओर से रैलियों पर रोक ने बीएसपी की चुनौती को और भी बढ़ा दिया है। अखिलेश का जिन्ना का नाम लेने पर बोले मौलाना मदनी, बेवकूफी है किसी पार्टी को हराने के लिए वोट ना करें मुस्लिम। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी खूब उछाला जा रहा है। अखिलेश यादव की ओर से जिन्ना का नाम लिए जाने को जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने बेवकूफी करार दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय मुस्लिम आजादी से पहले ही जिन्ना को खारिज कर चुके हैं। जिन्ना साहब में कुछ अच्छाइयां भी होंगी, लेकिन हमारे लिए वो बेकार हैं। वो तो कुल्हाड़ी मारकर जा चुके हैं। आज तक के एक कार्यक्रम में मदनी से जब सवाल किया गया कि मुस्लिम इस बार अखिलेश यादव के लिए वोट करेंगे और जिन्ना का नाम लेने का फायदा होगा, इस पर मदनी ने कहा कभी नहीं हो सकता। भारत में रहने वाला मुसलमान बाय चांस इंडियन नहीं है, बाय चॉइस इंडियन है। जिन्ना को तो सन 1947 में, 46 में और 1942 में भारतीय मुसलमानों ने खारिज कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी कल राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पुडुचेरी में 12 जनवरी को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मोदी ने ट्वीट किया कि मैं 12 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लूंगा। इमरान खान ने उगला जहर, मुस्लिमों के नरसंहार पर चुप है मोदी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कार्रवाई करे। हिंदू और ईसाइयों के खिलाफ लगातार हो रहे हमलों को रोकने में नाकाम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों को लेकर ज्ञान दिया। इमरान खान ने सोमवार को कहा कि मोदी सरकार ने दिसंबर महीने में हुई अतिवादी हिंदुओं की बैठक में अल्पसंख्यकों खासकर 20 करोड़ मुस्लिमों के नरसंहार के आह्वान पर चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा कि इससे ये सवाल उठता है कि क्या बीजेपी सरकार अतिवादियों के इस आह्वान का समर्थन करती है। सीएम चन्नी ने कहा पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए मैं भी घर में करवाऊंगा महामृत्युंजय जाप।
प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी डिक्टेटर बनना चाह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा और लंबी उम्र को लेकर देश में किए जा रहे महामृत्युंजय यज्ञों पर चन्नी ने कहा कि वो भी अपने घर में 11 पंडितों के साथ प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए महामृत्युंजय का जाप करवाएंगे। उन्होंने कहा, पीएम मोदी को अगर किसी से खतरा है तो मैं खुद उसके लिए बगलामुखी का मंत्र बोल देता हूं, जिससे उसकी सेहत अच्छी रहे और दुश्मन आगे न आए। श्रीलंका के 7 राजनीतिक पार्टीज ने पीएम मोदी से मांगी मदद। श्रीलंका के 7 राजनीतिक पार्टीज ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई। देश के उत्तरी और पूर्वी राज्यों में श्रीलंकाई तमिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों ने नरेंद्र मोदी को एक साझा पत्र लिखा है। पत्र में श्रीलंका के संविधान के 13वें संशोधन के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने के लिए नरेंद्र मोदी की मदद मांगी गई है। यूपी में कोरोना की रफ्तार तेज। 24 घंटों में 8,334 नए पॉजिटिव केस, 33,946 एक्टिव मरीज। यूपी में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई। 24 घंटे में 8,334 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। इस दौरान 335 कोरोना से ठीक भी हुए। वर्तमान में कुल एक्टिव केस की संख्या 33,946 है। इनमें 33,563 लोग होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। सीएम योगी बोले, आ चुकी है तीसरी लहर, लेकिन दूसरी लहर की तरह खतरनाक नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, लेकिन ये दूसरी लहर की तरह खतरनाक नहीं है। सोमवार को लखनऊ में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम योगी ने बताया कि 90% केसेस में कोई लक्षण देखने को नहीं मिल रहा है। जीएसटी फाइलिंग अलर्ट। कारोबारियों के लिए टैक्स वसूली और ब्याज कैलकुलेशन को लेकर हैं बड़े अपडेट। जीएसटी नेटवर्क करदाताओं की मदद के लिए मासिक कर भुगतान फॉर्म GSTR 3B फॉर्म में जल्द ब्याज गणना की सुविधा शुरू करेगी। इससे करदाता विलंबित कर भुगतान के लिए ब्याज की गणना कर सकेंगे। अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के लिए प्रौद्योगिकी नेटवर्क उपलब्ध कराने वाली GSTN ने एक परामर्श में कहा कि इस नई सुविधा के माध्यम से GSTR 3B में करदाताओं द्वारा विशेष कर अवधि के लिए घोषित राशि के आधार पर न्यूनतम ब्याज की गणना की जाएगी। ई-श्रम कार्ड योजना का लाभ लेने में यूपी नंबर 1। जाने कितने हुए रजिस्ट्रेशन। देश में ई-श्रम योजना का लाभ लेने में उत्तर प्रदेश अव्वल राज्य बन गया। 7 जनवरी शाम तक यूपी में 7.27 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। वैसे तो देश में सबसे बड़ी जनसंख्या का राज्य यूपी है। यूपी की इस वक्त करीब 25 करोड़ जनसंख्या है। बीते सोमवार को ई-श्रम कार्ड होल्डर्स के खाते में यूपी के श्रम मंत्रालय ने 1,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। रेल यात्री ध्यान दें, अब बिना मास्क के रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेगी एंट्री। अब से रेलवे स्टेशन में बिना मास्क एंट्री नहीं मिलेगी। नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर दी। पूर्वोत्तर रेलवे ने स्टेशन पर ट्रेन से आगे आने जाने वाले रेल यात्रियों को सख्त हिदायत दी कि स्टेशन पर बिना मास्क पहने प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई इसका उल्लंघन करता पाया गया तो ऐसे व्यक्ति पर 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अखिलेश का अंधविश्वास। नोएडा वाले डर पर सपा अध्यक्ष ने कबूल किया सच। मुख्यमंत्री रहते कभी नोएडा नहीं जाने के पीछे का सच सोमवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वीकार कर लिया। एक अंधविश्वास के कारण अखिलेश यादव कभी नोएडा नहीं गए। अपने शासन में अखिलेश ने नोएडा को मेट्रो ट्रेन समेत करोड़ों की सौगात दी, लेकिन कभी किसी योजना का शिलान्यास या लोकार्पण करने खुद नहीं गए। अखिलेश का मानना है कि नोएडा जाने वाले मुख्यमंत्री चुनाव हार जाते हैं और सत्ता में वापसी नहीं कर पाते। आज तक चैनल पर नोएडा कभी नहीं आने के सवाल पर अखिलेश ने साफ कहा कि ये माना जाता है कि जो भी वहां जाता है दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।